बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 20, सेकंड ईयर, क्रोमोसोम एंड डीएनए। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए देखी थी। आज इसमें हमें देखना है, टॉपिक है आज का डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, पहले नाम को देखते हैं। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन रेप्लिका से है। रेप्लिका कहते हैं कॉपी को। डीएनए की कॉपी करना, एक से दो डीएनए बनाना, इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। कि किसी भी सेल के अंदर जो एक डीएनए होगा, उस एक डीएनए से दो डीएनए किस तरह बनेंगे, इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसे डीएनए रेप्लिकेशन का नाम कहेंगे। कि एक डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किस तरह कॉपी होगी। इसके लिए सबसे पहले है कि अनजिप द डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, इसको अनजिप करेंगे, ओपन कर लेंगे बोथ स्ट्रैंड को। ओपन करने के बाद हम ये करेंगे कि कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज हो जाएगी। अब कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से मुराद है कि किसी भी डीएनए को जब हम अनजिप करते हैं, ये अनजिप हो गया, इसके जो न्यूक्लियोटाइड हैं, एडेनिन, थायमिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट या साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, ये हैं न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस जिनसे मिलकर डीएनए बना है। अब ये एक्सपोज हो जाते हैं। अब हमने वाटसन मॉडल में पढ़ा था कि जहां भी एडेनिन होगा इसके साथ आगे थायमिन आ जाएगा, जहां भी थायमिन होगा उसके साथ एडेनिन आ जाएगा, जहां गुआनिन है वहां साइटोसिन आ जाएगा, जहां साइटोसिन है वहां गुआनिन आ जाएगा। इस तरह दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, इसका बनता रहता है। तो इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री पेयरिंग, कि एडेनिन के साथ थायमिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन। तो इसके लिए डिफरेंट असेंबल, सबसे पहले अनजिप हुआ। अनजिप होने के बाद कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यानी कि एडेनिन था थायमिन आ गया, थायमिन था एडेनिन, ये असेंबल हुए न्यूक्लियोटाइड्स और एक्सपोज सिंगल स्ट्रैंड, और इससे फिर डबल स्ट्रैंड बन गया। तो इसके तीन मॉडल पेश किए गए कि डीएनए रेप्लिकेशन तीन तरह से होती है। सबसे पहला मॉडल है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक डीएनए रेप्लिकेशन की जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कहते हैं हाफ को, कंजर्वेटिव कंजर्व रहने से, कंजर्व कहते हैं बचा रहे। कि ये जो पेरेंटल डीएनए है ये हाफ कंजर्व रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डीएनए के पेरेंटल स्ट्रैंड अनजिप हुए, ये पेरेंटल स्ट्रैंड। अब ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ये जब अनजिप हुए, तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड जो एक्सपोज थे, इसके साथ एक डॉटर स्ट्रैंड बन गया और इसके साथ एक और डॉटर स्ट्रैंड बन गया। तो इसमें ये जो रेड कलर वाला है ये डॉटर स्ट्रैंड है, ये जो ब्लैक कलर वाला है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। तो लिहाजा ये जो डीएनए डॉटर डीएनए बना है, इसमें हाफ जो है हाफ कंजर्व है पेरेंटल डीएनए, हाफ स्ट्रैंड है, जो एक स्ट्रैंड है वो पेरेंटल है, एक डॉटर स्ट्रैंड है। लिहाजा इसमें हाफ डीएनए कंजर्व, लिहाजा इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। तो इस मॉडल के मुताबिक डबल स्ट्रैंड डीएनए सेपरेट होगा, अनजिप होगा। वो जो सिंगल स्ट्रैंड होगा वो मॉडल के तौर पर काम करेगा, यानी कि उसको देखते हुए डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, या मोल्ड के तौर पर, एक शेप के तौर पर काम करेगा जो इसकी शेप को बनाएगा। तो इन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल अनजिप, each parental DNA strand act as a model, so according to the parental strand new daughter strand is organized. This model is known as semi conservative model. तो इसके अलावा भी कुछ दो मॉडल पेश किए गए थे, उसको उसमें से जो एक मॉडल है उस मॉडल को कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। तो हमने देखना अभी कि कंजर्वेटिव मॉडल क्या है। कंजर्वेटिव मॉडल, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव मॉडल, इसमें पूरे का पूरा जो पेरेंटल डीएनए है ये कंजर्व हो जाता है। ये पेरेंटल डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए ओपन होगा। ओपन होने के बाद इसके न्यूक्लियोटाइड्स कॉपी होंगे। कॉपी होने के बाद पेरेंटल डीएनए खुद ब खुद फिर आपस में ही वाइंड अप हो जाएगा, और इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको देखते हुए न्यू डीएनए बन जाएगा, डॉटर डीएनए। तो इसमें पूरे का पूरा पेरेंटल डीएनए कंजर्व हो गया, बचा हुआ है। तो लिहाजा ऐसी रेप्लिकेशन जिसमें पेरेंटल डीएनए ओपन होगा
उसके न्यूक्लियोटाइड कॉपी होके तो बोथ स्ट्रैंड ऑफ डॉटर न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे। डॉटर डीएनए बनाएंगे तो फिर वो पेरेंटल डीएनए आपस में ही रेप्लिकेट हो जाएगा, अटैच हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड कॉइल अप हो जाएंगे। तो कंजर्वेटिव मॉडल में parental strand is totally conserved. A new daughter DNA is formed. Totally new DNA. कंजर्वेटिव मॉडल के बाद एक और मॉडल पेश किया गया था, उसको कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल में ये कहा गया था कि एक डीएनए स्ट्रैंड है, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, ये टोटली डिस्पर्स हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। इससे जो न्यू डीएनए बनेगा वो बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ पेरेंटल एंड डॉटर स्ट्रैंड। आप देखेंगे कि ये किस तरह बनेगा। इसमें जो दोनों स्ट्रैंड हैं, इसमें डॉटर डीएनए भी है, पेरेंटल डीएनए भी, यानी टोटली डिस्पर्स हो गया। आप ये समझ लें कि इसमें पेरेंटल डीएनए था, उसके न्यूक्लियोटाइड थे, और डॉटर डीएनए थे, वो आपस में मिक्स हो गए। तो जो न्यू डीएनए बना है वो मिक्सचर ऑफ पेरेंटल एंड डॉटर न्यूक्लियोटाइड का बना है, इसे कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। ये जो कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल थे ये बाद में रिजेक्ट हो गए। उसके जब एक्सपेरिमेंट हुए तो एक्सपेरिमेंट से साबित ये हुआ था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन वाकई ही सेमी कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सिव है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल क्या है और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है। अब हमने देखा है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। इसको साबित करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, मेसेल्सन एंड स्टॉल। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1958 में ये साबित करने के लिए कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव है। इसके लिए हमें पता है कि जब एक बैक्टीरिया का डीएनए है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, फास्फेट ग्रुप है, राइबोज शुगर है। तो उसके अंदर जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है उसमें नाइट्रोजन बेसिस पाई जाती हैं। एक डीएनए का जो नाइट्रोजन बेसिस है उससे जब नया डीएनए बनता है तो उसने नाइट्रोजन मीडियम से लेनी होती है जहां बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है। सपोज ये पैट्री डिश है, इस पैट्री डिश के अंदर हमने न्यूट्रिएंट डाले हुए बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए। अब जब नया बैक्टीरिया बनेगा तो उसके अंदर नया जो डीएनए बनेगा वो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन लेगा मीडियम में से। ये जो पैट्री डिश है यहाँ से नाइट्रोजन लेगा, तो जो नाइट्रोजन इसके अंदर होगी मीडियम के अंदर वही नाइट्रोजन बैक्टीरिया यूज करेगा। तो सबसे पहले इसने काम किया कि बैक्टीरिया को ग्रो करवाया हैवी आइसोटोप N15 में। नॉर्मली पहले N14 में थे, ग्रो कर रहे थे, तो उनके डीएनए के साथ भी N14 आइसोटोप का नाइट्रोजन था। हमने एक हैवी आइसोटोप प्रिपेयर किया, वो जो हैवी आइसोटोप था वो हमने मीडियम के अंदर डाल दिया। तो जो हमने मीडियम था बैक्टीरिया का तैयार किया उसमें नाइट्रोजन N15 वाला ऐड कर दिया। N15 से मुराद है कि हैवी आइसोटोप, उसमें हमने ग्रो करवाया। अब ये जो पैट्री डिश है इसके अंदर टोटली N15 वाला नाइट्रोजन, N15 वाला, इसमें सेवरल जनरेशन हमने ग्रो करवाई। इतनी जनरेशन ग्रो करवाई कि बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन था वो N15 वाला हो गया। पहले N14 था, हमने बार बार उसको N15 में ग्रो कराया ताकि वो मीडियम से नाइट्रोजन N15 वाले आइसोटोप वाली ले और नया डीएनए बनाए। वो जो डीएनए नया बनेगा उसके अंदर नाइट्रोजन N15 वाली। तो सबसे पहले इसने ये काम किया कि N15 वाला बैक्टीरिया लिया, ये पैट्री डिश में बैक्टीरिया है, ये ले लिया इसने। अब उसने 3 पैट्री डिश प्रिपेयर की। इन तीनों पैट्री डिश के अंदर उसने नाइट्रोजन N14 वाली डाली, ताकि जब भी वो नाइट्रोजन ले मीडियम से तो N14 वाली डाली।
अब ये जो अब सबसे पहले इसने N14 पे उसने बैक्टीरिया ग्रो करवाए। इसका जो डीएनए था ये N15 वाला था, क्योंकि हमने पहले N15 में ग्रो करवाई थी। तो N15 में जब हमने ग्रो करवाए हैं तो N15 में ग्रो करवाने की वजह से उनके डीएनए में N15 नाइट्रोजन आ गई थी। N15 नाइट्रोजन आने के बाद हमने सबसे पहले इसको N14 मीडियम में ग्रो करवाया था। फिर आफ्टर फर्स्ट एप्लीकेशन 20 मिनट बाद इसको 0 मिनट लिखा। 0 मिनट से मुराद है कि विदाउट रेप्लिकेशन हमने यहां से बैक्टीरिया कुछ ले लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए। फिर आफ्टर 20 मिनट्स यानी कि पहली बार डीएनए रेप्लिकेट हुआ, फिर हमने यहां पे ले आए बैक्टीरिया, दूसरे मीडियम के अंदर ले आए। सबसे पहले हमने कुछ बैक्टीरिया N15 वाले बैक्टीरिया पहली पेट्री डिश में रखे और 0 मिनट में उठा लिए और वो हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया। कुछ बैक्टीरिया यहां से 0 मिनट पे हम ले आए यहां। आफ्टर 20 मिनट्स फर्स्ट एप्लीकेशन जब हो चुकी तो कुछ बैक्टीरिया को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर ले आए। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद कुछ को हमने फिर आगे नेक्स्ट में ट्रांसफर कर दिया और मजीद वेट किया 20 मिनट का, यानी टोटल 40 मिनट हो गई। यानी कि डीएनए दोबारा रेप्लिकेट हुआ इन मीडियम हैविंग नाइट्रोजन आइसोटोप N14। इससे भी कुछ बैक्टीरिया हमने लेके तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिए। अब इसको दोबारा से समझिएगा कि आपने N15 वाले बैक्टीरिया लेने हैं। N15 वाले जो बैक्टीरिया हैं, N15 वाले बैक्टीरिया सबसे पहले 3 पैटी डिश थी, N14 वाली, N14 वाली और N14। इनमें से पहले में बैक्टीरिया रखे, कुछ बैक्टीरिया 0 मिनट पहले ले लिए, फिर दूसरे में रखे। इसमें 20 मिनट रेप्लिकेशन होनी थी, यानी कि एक बार डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो फिर टेस्ट ट्यूब में ले लिए। कुछ फिर इसमें शिफ्ट किए, यानी 40 मिनट में दूसरी बार रेप्लिकेशन हुई और उठा के दोबारा टेस्ट ट्यूब में रख दी। अब इसको हमने सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसमें सर्कुलेट किया जाता है इसको, और जो इसके अंदर मटेरियल हैं अपने वेट की बेस पे जो हैवी होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो लाइटर होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो इसको सीजियम क्लोराइड CaCl सीजियम क्लोराइड में मिक्स किया, उसके साथ सेंट्रीफ्यूज किया इस डीएनए को। सेंट्रीफ्यूज किया इसलिए किया सीजियम क्लोराइड के साथ क्योंकि सीजियम क्लोराइड एक ग्रेडियंट बना देता है, सीजियम बॉटम में चला जाएगा और डीएनए की डेंसिटी जब मैच करेगी सीजियम क्लोराइड के साथ, जो हैवियर डीएनए होगा वो नीचे बैठ जाएगा N15 वाला, और N14 वाला ऊपर रह जाएगा। सीजियम क्लोराइड के साथ सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आए वो हम देखेंगे। अब हमने देखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन, अब हमने इसको जब डीएनए एनालाइज करना है, तीनों टेस्ट ट्यूब से हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, तो देखना है क्या रिजल्ट है। सबसे पहले पहली जो टेस्ट ट्यूब थी, इसमें अगर हम देखें इसमें N14 था, N15, इसकी डेंसिटी है, जो हैवी डेंसिटी है वो नीचे होगी, लाइटर है वो ऊपर होगी। जिसके पास डीएनए N15 था वो यहाँ पे स्टक ऑफ हो जाएगा और N14 हुआ तो ऊपर स्टक ऑफ हो जाएगा। हुआ ये कि जब हमने डीएनए के स्ट्रैंड लिए तो बोथ स्ट्रैंड कंटेन हैवी आइसोटोप N15। ये पेरेंटल डीएनए है जो आपको नजर आ रहा है 0 मिनट पे जो हमने लिया। तो अब मीडियम N14 है तो N15 डीएनए क्यों है? उसकी रीजन ये है कि इसमें जब हमने बैक्टीरिया रखा तो वो N15 वाला ही रखा था, तो इसके दोनों स्ट्रेन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो N15 वाली है। अब ये अनवाइंड हुआ फर्स्ट एप्लीकेशन आफ्टर 20 मिनट, अनवाइंड हो गया। अनवाइंड होने के बाद ये जो पेरेंटल डीएनए N15 वाला था, अब इसने दूसरे, इस प्लेट की बात हो रही है दूसरे नंबर की, अब इसने जो नाइट्रोजन ली वो इस पैटी डिश से ली, मीडियम से ली है। अब मीडियम में N14 वाली नाइट्रोजन थी, N14 वाली नया डीएनए बनाने की, तो लिहाजा अब जो डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो N14 वाला बनेगा। तो लिहाजा एक पेरेंटल स्ट्रैंड N15 वाला था, एक N14 वाला था, तो इसका रिजल्ट जो आएगा पहली
रेप्लिकेशन का 20 मिनट्स बाद जो हमने ली थी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो पहले N15 में आया, फिर बिटवीन N14 एंड N15 आएगा, यानी कि N15 सबसे नीचे है, N14 ये है, और इसमें डीएनए यहाँ दरमियान में स्टक ऑफ हो जाएगा। क्यों स्टक ऑफ हो जाएगा? इसलिए कि इसका एक स्ट्रैंड N14 वाला है, एक N15 वाला है, लिहाजा N14 और 15 के दरमियान में डीएनए स्टक हो जाएगा। एक हैवी है, एक लाइटर है, इसलिए ये हो जाएगा। इसकी रीजन ये है कि फर्स्ट एप्लीकेशन 20 मिनट के बाद फर्स्ट एप्लीकेशन में एक पेरेंटल स्ट्रैंड था, एक डॉटर स्ट्रैंड। पेरेंटल और डॉटर स्ट्रैंड के बाद अब जब ये इसकी तीसरी रेप्लिकेशन होगी, तीसरी रेप्लिकेशन ये जो तीसरा है, अब हमने इसको अनवाइंड करना है, इसको अनवाइंड करेंगे। फिर इसी तरीके से अब जो एक रेड वाला है स्ट्रैंड, ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड बन गया। इसको या पेरेंटल स्ट्रैंड हो गए दोनों, एक N14 N15 वाला, ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड था। इसको अनवाइंड किया, चूंकि ये मीडियम भी N14 वाला है, इस मीडियम से भी जो नाइट्रोजन लेगा बैक्टीरिया वो N14 वाली होगी, तो लिहाजा अब जो स्ट्रैंड बनेगा N14 वाला बनेगा। अब हम देखते हैं अब डीएनए कहां स्टक हो। इसमें से ये जो दो हैं, एक ये वाला और दूसरा एक ये तो N14 और N15 के दरमियान में स्टक ऑफ हो जाएंगे, यहां सेंटर में। लेकिन ये जो दो हैं नए स्ट्रैंड बने हैं, ये टोटली N14 वाले हैं, तो लिहाजा ये N14 पे स्टक ऑफ होंगे, कुछ N14 में और 15 के दरमियान में स्टक होंगे, और N15 में कोई डीएनए स्ट्रैंड स्टक ऑफ नहीं होगा। तो सबसे पहले N15 में था विदाउट रेप्लिकेशन। जब पहली बार N14 में रेप्लिकेशन हुई तो N14 और N15 के दरमियान में आ गया। उसकी रीजन ये थी कि एक स्ट्रैंड पेरेंटल था और एक डॉटर था, और जब तीसरी बार रेप्लिकेशन हुई N14 में तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड आ गया, एक डॉटर। अब N14 वाला भी पेरेंटल है और उसके साथ डॉटर भी N14 वाला आ गया, तो दो ऐसे स्ट्रैंड होंगे जिसके पास सिर्फ और सिर्फ N14 होगा, वो यहाँ N14 पर स्टक ऑफ हो जाएंगे, और जो जिनके पास एक स्ट्रैंड N15 का है, एक N14 का है, तो वो N14 और N15 के दरमियान में स्टक ऑफ हो जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि इसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड हैवी होगा N15 और डॉटर N14 लाइटर होगा, इसलिए N14 और N15 के दरमियान में रुक जाएगा डीएनए, स्टक ऑफ हो जाएगा। अब ये जो आखिरी एक्सपेरिमेंट है, इसमें N14 पे क्यों डीएनए रुका है? उसकी रीजन ये थी कि जो अब पेरेंटल स्ट्रैंड था एक, वो पेरेंटल स्ट्रैंड भी N14 का था, तो उसके साथ डॉटर स्ट्रैंड भी N14 का बना, दोनों स्ट्रैंड N14 के बन गए, तो लिहाजा डीएनए N14 पे स्टक ऑफ हो गया। तो इससे साबित ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये प्रोसेस देखेंगे कि हाउ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये जो मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।